Jai Hind everyone, my fire hearts, brave hearts and you warriors. In this beautiful session, we are going to hit very beautiful topics. बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले हैं. आपको नाम इनके एकदम बेहद खूबसूरत लगेंगे, कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स. क्योंकि जब आप एलकेजी क्लास में हो तभी से आपने इन सारी चीज़ों को देखा है, सुना है, परखा है. क्लाउड्स, मैं पूछूंगा बादल क्या है, आप घर के बाहर जाओगे, सर ऊपर करके देख लोगे क्लाउड्स हैं. ठीक. कंडेंसेशन क्या होता है, ठीक है, आप डिफाइन नहीं कर पाओगे मगर कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है. ह्यूमिडिटी आप डे टू डे लाइफ में पढ़ते हो. प्रेसिपिटेशन आप कह दो कि सर बारिश होने को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, ये बिल्कुल ब्यूटीफुल टॉपिक्स हैं. चाहता तो मैं पिछले वाले सेशन में इनको ऐड कर देता. ठीक है, ज्यादा कोई बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, 25-30 मिनट का ये वाला सेशन रहेगा, उसमें अपन एकदम खत्म कर देंगे ये सारे टॉपिक्स को. बट सबसे जरूरी इसलिए है इन टॉपिक्स के बारे में जानना क्योंकि देखो, सवाल ऐसा नहीं आएंगे कि कंडेंसेशन क्या होता है, क्लाउड्स क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है. ठीक है, क्लाउड्स के प्रकार होते हैं भाई. सिरस क्लाउड, स्टेटस क्लाउड, निम्बो स्टेटस क्लाउड, अल्टो क्लाउड. इसकी ट्रिक कौन बताएगा, मैं बताऊंगा. प्रेसिपिटेशन जो आप पढ़ते हो, सिर्फ प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश गिरना नहीं होता है. इसका आपको फ्लो चार्ट कौन बताएगा, ठीक है, ये मैं बताऊंगा. इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा. ठीक है, जो ह्यूमिडिटी के प्रकार होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन तीनों में अंतर क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पढ़ के तो चले जाते हैं मगर क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, इसका क्या मतलब. तो ये कौन करवाएगा, यहां पर मैं करवाने वाला हूं. कंडेंसेशन होकर कैसे, मतलब अलग अलग फॉर्म्स आपने देखा होगा, आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते होगे, आईपीएल में सुना होगा, ड्यूज आ जाती है, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर, तो कमेंटेटर्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. सो व्हाट इज इट एक्चुअली, कैसे ड्यूज फ्रॉस्ट से अलग है, फॉग से स्मोक कैसे अलग है, ये सारी चीजें आप यहां पर पढ़ने वाले हो. और सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप यहां पर करने वाले हो काफी बढ़िया तरीके से. यूपीएससी के जितने भी एग्जाम देख लो आप, सीडीएस, एनडीए और सीएससी, ठीक है, तीनों के तीनों एग्जाम में ये चारों टॉपिक एकदम टॉप नॉच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इनको छोड़ना मतलब कि सही बता रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन अपने छोड़कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्टार्ट और काफी मजेदार भी. स्टार्ट करते हैं. यहां पर देखो, तो यार ये जो चैनल्स हैं, ये दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना. ठीक है, दोनों चैनल काफी गोट चैनल हैं यार. ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ये वाली क्विज चैनल है जहां पर आप मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. इंग्लिश के क्वेश्चन यहां पर रखे जा रहे हैं अभी. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम फैमिली है, जहां पर अलग अलग अनाउंसमेंट्स, यहां पर वोकैबुलरी एंड ऑल सारी चीजें आपको दी जाती है. ठीक है यार, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, ठीक है, जेंटलमैन कैडेट्स आर हैविंग देयर मील हियर. ठीक है, इन द प्रेस्टिजियस नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला. In the same manner, you can also have the meal. Okay. In the same manner, I know you guys, you saw the dream to going to this particular academy a few years back. Might be 1 year, 2 year, 3 year. I don't know exactly. Okay. Just think to yourself, ask a question to yourself, what you can do right now exactly that would lead you closer to your dream that you saw a few years back. The question will come from your heart to study right now. And what I am teaching you right now, make sure it is going to come in your exam. ठीक है, इट विल कम इन योर एग्जाम क्योंकि दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड ट्रेंडिंग टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू हिट इट टुगेदर. नॉट आई, नॉट यू, इट्स वी. ठीक है, एक साथ हम लोग खत्म करने वाले हैं. तो आई रियली एम्बेलिश योर प्रेजेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है, ऑन अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म. यार वो लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो. ठीक है, कमेंट वगैरह करके बताना. ये सेशन के लास्ट में, यहां से क्लाइमेटोलॉजी खत्म है, लास्ट में मेरे को बताना कैसी लगी क्लाइमेटोलॉजी की जर्नी. ठीक है, सभी का चाहिए यार मेरे को, ये वाले वीडियो पे कमेंट एंड लाइक सभी का चाहिए. ठीक है, चलो, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अपन लोग यहां पर करने वाले हैं सब. ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन करने वाले हैं. यहां तो सिर्फ आपको एनडी के क्वेश्चंस दिख रहे हैं. तो अब मैं यहां पर आपको फ्लैशबैक दिखाना चाहूंगा. ठीक है, क्लास के बीच में चिंटी बेटा बोल रही है कि सर फ्लैशबैक क्यों दिखा रहे हो. ठीक है, ये फ्लैशबैक वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसलिए दिखा रहा हूं कि इन फ्यूचर आप बोलो कि सर ने तो हमको बताया था ये, मगर हमने सर की बात नहीं सुनी. इसलिए मैं यहां पर ये वाले क्वेश्चन बता रहा हूं. ठीक है, इसलिए बता रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट वाली क्लास में जो टॉपिक्स पढ़े थे ना, वो यहां पर रिवीजन हो जाए, रिवाइज हो जाए, कंक्लूड कर पाओ. ठीक है, यहां पर सुनो मेरी बात. लास्ट वाले टॉपिक अपन ने एयर मास पढ़ा था, फ्रंट पढ़ा था, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन. 2 सवाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया. आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर मच टाइम. वी आर गोइंग टू जस्ट हिट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद गेम ओवर, आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो. क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रंट्स. ठीक है, फ्रंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है. फ्रंट मैंने बताया था 2 प्रकार के हैं. एक क्या होता है, देखो, एक मास होता है, ये वार्म एयर मास और ये कोल्ड एयर मास. जब ये आपस में आकर कोलाइड करते हैं, यहां पर फ्रंट बनता है. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहली स्टेटमेंट, द मोमेंट ऑफ फ्रंट कॉजेज अ स्लो चेंज इन वेदर. मतलब ये फ्रंट का जो मोमेंट होता है, इससे वेदर में चेंज आता है, बिल्कुल आता है, स्लो चेंज आता है. इन द एरिया ओवर विच इट मूव्स, ये तो कल ही पढ़ा दिया था ना. जिस भी एरिया में यार फ्रंट मूव करेगा
वहां के वेदर में तो बिल्कुल धीरे धीरे करके चेंज आएगा. सो इट इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या लिखी है, कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म. मतलब थंडरस्टॉर्म से कोल्ड फ्रंट एसोसिएटेड है. सर ये चीज आपने नहीं बताई, और मैं हर बार नहीं बताता हूं, बिल्कुल हर बार नहीं बताता हूं. क्यों नहीं बताता हूं अब भी आपको समझा रहा हूं. तीसरी वाली स्टेटमेंट जब आप रीड करोगे, यहां पर क्या लिखा है, वार्म फ्रंट इज द बाउंड्री बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर, ठीक है, वेयर इट इज ओवरराइडिंग एंड राइजिंग अबव अ मास ऑफ कोल्डर एयर. मतलब वार्म फ्रंट, ठीक है, वार्म फ्रंट कब बनता है, मैंने आपको क्या बताया था. यहां पर क्या लिखा है, वार्म फ्रंट एक ऐसी बाउंड्री है, ठीक है, मास के बीच में, जहां पर जो वार्म एयर है, ठीक है, गर्म हवा, ये जो गर्म हवा है ना, इस गर्म हवा ने ठंडे वाले को अपने ऊपर ले लिया, ओवरराइड कर लिया, राइज कर लिया. तो यही तो होता है, मैंने आपको बताया, ऐसे ही करके तो वार्म फ्रंट बनता है. कोल्ड फ्रंट कब बनेगा, जब कोल्ड फ्रंट, जो कोल्ड है, वो वार्म को अपने ऊपर ले लेगा. ठीक है, वार्म फ्रंट कब बनेगा, वार्म फ्रंट जब खुद से ठंडे वाले के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि लाइट होता है ना. तो यहां पर क्या लिखा, खुद से वो जा रहा है. वार्म फ्रंट एक ऐसी बाउंड्री है बिटवीन एन एडवांसिंग मास ऑफ वार्म एयर, जहां पर वो खुद से ओवरराइड कर रहा है अबव अ मास ऑफ कोल्डर एयर, मतलब ठंडी हवा के मास के ऊपर वो खुद से जा रहा है. तो ये भी सही है. तो सर 1 और 3 तो सही है, मगर 2 का नहीं पता, तो क्वेश्चन लीव कर दें क्या. अरे भाई ऑप्शन में देख, क्या 1 और 3 करेक्ट एक साथ ऑप्शन में है क्या, यहां पर देखो 1 और 3 यहां पर है, ऊपर के तीनों ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन एंड ऑप्शन चूजिंग. ठीक है, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है. तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी सही है इसका मतलब. तो कोल्ड फ्रंट्स आर एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म, ये आपको अब पता चल गया. क्लियर है, बिल्कुल. तो दूसरा फ्लैशबैक यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स इज कॉल्ड इज आर करेक्ट. ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन से रिलेटेड यहां पर सही है. पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या लिखी है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज. सर ये क्या बात हुई, ये तो समझ में नहीं आ रहा है. मेरी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है, ध्यान से सुनना. साइक्लोन्स जो हैं, ठीक है, जो साइक्लोन्स हैं, ठीक है, यदि अपन नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये विंड आई ऐसी 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 और ऐसी. ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, कोरियोलिस फोर्स, तो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड. तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है अगेंस्ट द क्लॉक, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, है ना, या फिर काउंटर क्लॉकवाइज. तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये तो बिल्कुल सही है. और एंटी साइक्लोन रोटेट क्लॉकवाइज, बिल्कुल ये उसका जस्ट अपोजिट, तो ये सही है. अब यहां पर क्या लिखा है, साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी और रेनी वेदर. यार कभी भी साइक्लोन आता है तो बिल्कुल यार बारिश होती है, मैंने आप सभी को बताया था, चाहे ट्रॉपिकल हो चाहे टेम्परेट हो, बारिश तो होती है. वेरस एंटी साइक्लोन आर ऑफन विद एसोसिएटेड विद फेयर वेदर, यहां पर वेदर अच्छा होता है. तो सर आपने ये चीज तो नहीं पढ़ाई. अरे एक तमाचा मारूंगा ना. एंटी साइक्लोन मैंने क्या बोला था, एंटी साइक्लोन आर वेदरलेस फिनोमेना, चीख चीख कर बोला था कि नहीं, दीज आर वेदरलेस फिनोमेना. तो वेदरलेस फिनोमेना का मतलब क्या है, ज्यादा कुछ यहां पर हो नहीं रहा है, तो इट गिव्स फेयर वेदर कंडीशन. तो सेकंड वाला भी सही. थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर द साइक्लोनिक स्पाइरल विल बी क्लॉकवाइज. अरे तो साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा. बिल्कुल, यहां पर एरो को लेफ्टवर्ड साइड मूव कर देना. क्यों, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स यहां पर लेफ्ट में लगता है. तो ध्यान से पढ़ना, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स कहां पर, लेफ्ट में. यदि गलती से यहां राइट लिखा होता ना तो गलत हो जाता, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स लेफ्ट में लगता है. तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी सही है. तो सारी की सारी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 1 2 3. इस प्रकार से फ्लैशबैक करवाया. ठीक है, और चिंटी बेटा क्या बोल रही थी, सर आप फ्लैशबैक क्यों करवा रहे हो. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. अब आता है ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी तो मैंने आपको बता ही दिया था यार, ह्यूमिडिटी से क्या याद आता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी से क्या याद आता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था ना पिछली बार में, कि लड़कियों को मॉइस्चराइजर याद आता है और लड़कों को जो उमस, भरी उमस में गेम प्ले, वो सब याद आता है. यहां पर अपन ह्यूमिडिटी जो आपका यहां पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वाटर वेपर जो आपको दिख रही है ना, ठीक है, इट इज टोटली जो वाटर वेपर. अभी अपन वाटर वेपर के ही साथ खेलने वाले हैं. वाटर वेपर को जरा इमेजिन करो, जो भाप बनकर उड़ते हैं ना, जो स्टीम, ठीक है, स्टीम, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं. तो कितनी वाटर वेपर, समझो कितनी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ठीक है, और पूरे एटमॉस्फेयर में इट इज 4 to 5% बाय वॉल्यूम. ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए, ठीक है, ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय हाइग्रोमीटर, याद रखना, इट इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर. इसको हाइग्रोमीटर से मेजर करा जाता है. और एक स्प्लिंग
साइक्रोमीटर भी होता है, स्प्लिंग ही बोलते हैं, शायद स्प्लिंग ही बोलते हैं, ठीक है। एक स्प्लिंग करके है, स्प्लिंग एग्जैक्टली मेरे को याद भी नहीं आ रहा है, बाकी साइक्रोमीटर है इतना मेरे को याद है, स्प्लिंग साइक्रोमीटर, ठीक है। यहां पर प्रॉपरली आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, ठीक है। बाकी मेन तो हाइग्रोमीटर है, स्प्लिंग साइक्रोमीटर, ठीक है। ह्यूमिडिटी वेरीज स्पेशली एंड टेम्पररली। यार देखो ये जो उमस है ना, ह्यूमिडिटी, ये स्पेस टू स्पेस भी वेरी करती है और टाइम टू टाइम भी वेरी करती है, मतलब अलग अलग जगह ये मैटर करती है। अभी अपन देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर आते हैं। अब भाई ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना वेपर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो वेपर आता कहां से है? वेपर सर या तो इवेपोरेशन से आएगा, ठीक है, या तो इवेपोरेशन से आएगा, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होता है। आप कपड़े गए ऊपर छत पर सुखाने, गीले हैं, वेपर में चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है, वाई? इवेपोरेशन, यहां पर इवेपोरेशन हुआ। एक आपने पढ़ा होगा ट्रांसपिरेशन, जिसको ईवा ट्रांसपिरेशन क्यों बोल रहे हैं? ईवा ट्रांसपिरेशन इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जिसमें एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाता है पत्तियों से, ये ट्रांसपिरेशन है। तो यहां पर वेपर निकल रहा है ना, तो यहां पर इवेपोरेशन एंड ईवा ट्रांसपिरेशन यूजुअली द सोर्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कहां पर देखने को मिलती है? नॉट एट द एग्जैक्टली एट द इक्वेटर, बट 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, मतलब 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के वहां से वहां तक काफी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। एग्जैक्टली एट एक ही पॉइंट पर नहीं, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक। द फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी, ठीक है, जो कि ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करता है, वो क्या है? टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया। आप एक बात मेरे को बताओ, ह्यूमिडिटी को कैसे ये अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि यार आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड सरफेस एरिया, दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो यदि इवेपोरेशन बढ़ेगा तो आप सभी को पता है यहां कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी भी रिलेट होगा। तो कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ह्यूमिडिटी बेसिकली इट इज रिलेटेड टू वाटर वेपर, और वाटर वेपर कैसा रहा? इवेपोरेशन से। तो कहीं ना कहीं सभी का आप लिंक समझ पा रहे हो। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ह्यूमिडिटी का मतलब सिर्फ ओमस नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, क्लियर है। अब कितने फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमिडिटी को इंपैक्ट करते हैं? सुनना मेरी बात, करंटली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप्स, पहली बात तो, ठीक है, मैं टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये जो ह्यूमिडिटी है, शुरुआत में जो मैं यहां पर ह्यूमिडिटी के बारे में आपको बता रहा हूं, दिस आई एम टेलिंग इन जनरल, ठीक है, ये एकदम इन जनरल मैं बता रहा हूं आपको। ह्यूमिडिटी मतलब इन जनरल क्या सीन बैठता है यहां पर। अब मेरी बात सुनो, इन जनरल ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली चीज लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? भाई आप एक बात बताओ, जहां पर पानी ज्यादा है, ठीक है, जहां पर वाटर ज्यादा है, तो भाई वाटर तो क्या होगा? इवेपोरेट होगा, वाटर तो इवेपोरेट होगा। तो जहां पर वाटर इवेपोरेट होगा वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अब लैंड में कहां पर होगा यार? लैंड के केस में जो जमीनी इलाका है वहां पर पानी कम है, तो वहां पर ह्यूमिडिटी कम होगी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा हो। दूसरा होता है वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे ज्यादा है, ठीक है, पत्ते पौधे ज्यादा है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ईवा ट्रांसपिरेशन होगा। ईवा ट्रांसपिरेशन का मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना पानी इवेपोरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब यहां पर सुनो, तीसरा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड कैसे हुआ? देखो मैं आपको लैटिट्यूड का फंडा समझा रहा हूं। पहले आप ऑल्टीट्यूड समझो, ठीक है। ऑल्टीट्यूड हाइट से कैसे होता है, ठीक है। हाइट से ऐसे होता है जैसे कि ये आपको पहाड़ दिखा, ठीक है, ये पहाड़ है और यहां पर क्या है? सी है, ये समुद्र है। अब सी से जितना दूर आप ऊपर जाओगे, ठीक है, यहां पर ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो वाटर से आपका कनेक्शन जा रहा है, छूट रहा है, जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि पानी तो नीचे छूट गया ना, वाटर तो नीचे छूट गया, कनेक्शन इसका छूट रहा है। अब ऊपर जितना ऊपर जाते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ऑल्टीट्यूड ऊपर, हाइट बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ेगा तो यहां पर ह्यूमिडिटी क्या होगी? ह्यूमिडिटी कम होगी। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है, इन जनरल, ठीक है। अब यहां पर प्रिवेलिंग विंड्स, तो प्रिवेलिंग विंड्स, और हाँ ये बता दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और लैटिट्यूड। एंगल ऑफ इंसिडेंस और लैटिट्यूड का ऐसा सीन है बच्चे, ये आपको अर्थ याद है? बिल्कुल सर। यहां पर क्या है? ये इक्वेटोरियल रीजन है, और ये जो रीजन है ये कौन सा है? ये पोल का रीजन है, ठीक है। पोल्स पर आप सभी को पता है यार, ठीक है, पोल्स पर एकदम ठंडा है, ठीक है, पोल्स एकदम ठंडे हैं।
और जो ये लैटिट्यूड है एकदम गर्म है क्योंकि हीट ज्यादा है। तो अब यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करोगे, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर, इस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा इवेपोरेशन होगा, तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो यहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, अभी दोबारा बता रहा हूं इन जनरल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ठीक है, चलो मैंने बता दिया, ठीक है, बस बेसिकली मैं आपको ऐसा रिलेट करके बता रहा हूं। आगे चल के जब अपन इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना, इट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। प्रिवेलिंग विंड्स का मतलब ऐसी विंड्स जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे चलती है और जिसका एक पर्टिकुलर नेचर होता है। अब लैंड एंड सी ब्रीज जैसे कोई एक आई, ठीक है, हवा आई, वहां का टेम्परेचर बढ़ाकर चली गई, तो टेम्परेचर बढ़ा तो ह्यूमिडिटी बढ़ी, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर है। तो इन जनरल वाला केस क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। इन जनरल से ज्यादा जरूरी है टाइप्स। तो अब अपन एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, क्या? टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, ये जो ह्यूमिडिटी है ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। ये जो ह्यूमिडिटी है ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी? पहली जो यहां पर है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। पहली क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। दूसरी यहां पर है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और तीसरी सबसे जरूरी, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है, यह है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर है? कौन कौन सी है सभी के नाम बता दिए, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब पता क्या है भाई? कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो यहां पर 3 है, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक, रिलेटिव, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ एयर पार्टिकल, मतलब बेसिकली कहानी समझो आप, ठीक है। कहानी क्या है भाई? ये एयर का पार्टिकल है, ठीक है। ये क्या है? एयर का पार्सल, या तो एयर पार्सल बोल दो, ठीक है, एयर पार्सल, या फिर एयर का पार्टिकल बोल दो, ठीक है, पार्टिकल बोल दो। इस एयर के पार्टिकल में, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट है? वेपर, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है? वेपर। तो बस यही तो ह्यूमिडिटी है, यही तो ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट मतलब एकदम वही, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, द टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, समझ रहे हो? तो मास ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, कितना मास प्रेजेंट है, यहां पर लिखा हुआ है मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। मतलब वाटर वेपर का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, एयर का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसमें टेम्परेचर को अपन कंसिडरेशन में नहीं लेते, समझ रहे हो? जो ऊपर अपन टेम्परेचर की बात कर रहे थे ना, यहां पर टेम्परेचर को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। अब जो वाटर वेपर का मास है दैट विल टेक इन ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ एयर ये हम काय में लेंगे? ये अपन काय में? मीटर में लेंगे, समझ रहे? मीटर मतलब आप देखो, आप समझो, मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब में, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिया जाता है। तो इसको अपन एक्सप्रेस काय में करेंगे? ग्राम पर मीटर क्यूब, इसको इसमें एक्सप्रेस करेंगे। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या लोड लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कितना मास ऑफ वाटर वेपर, भाई समझ, इस वाटर वेपर का कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है, इन द वॉल्यूम ऑफ एयर, समझे? इन द वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसमें थोड़ा अपन स्पेसिफिक क्या करते हैं, उसमें टोटल ले लेते हैं, ठीक है, टोटल, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर। यहां पर ऊपर तो सेम है, मास ऑफ वाटर वेपर, हर जगह मास ऑफ वाटर वेपर ऊपर आएगा, मगर नीचे क्या है? अपॉन द टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर इंक्लूडिंग वाटर वेपर, मतलब वाटर वेपर को भी इंक्लूड कर रहे हैं। यहां पर क्या जाता है? टोटल, मतलब मास ऑफ एयर। तो ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ मॉइस्ट एयर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर केजी। तो इसको काय में एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम पर केजी, दैट्स इट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ वाटर वेपर इन यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट, मतलब कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है इन द यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट एयर। तो देखो यहां पर फर्क मैं तुमको बताऊं, ऊपर जब अपन बात कर रहे थे ना, यहां पर अपन क्या कर रहे थे? मास अपॉन वॉल्यूम कर रहे थे, और वो भी टोटल नहीं ले रहे थे। यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? मास अपॉन मास कर रहे हैं, समझे? बस स्पेसिफिक में अपन ने स्पेसिफिकली उसको मास कर दिया, यहां पर भी टेम्परेचर को कंसिडरेशन में नहीं लेते। अब सबसे जरूरी, ठीक है, सुनना मेरी बात, सबसे जरूरी रिलेटिव। रिलेटिव पता सबसे जरूरी क्यों है? मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वेपर क्या है? प्रेजेंट है। सुनना ध्यान से, कितना अमाउंट प्रेजेंट है अपॉन कितने होल्ड करने की कैपेसिटी है, ठीक है, टोटल कैपेसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सर क्या मतलब इसको हम परसेंटेज में ले सकते हैं? अरे परसेंटेज में ही आएगा, ये परसेंटेज में ही आएगा। समझ में आया? कितना प्रेजेंट है? फॉर एग्जांपल देखो, इसमें फॉर एग्जांपल वेपर कितना प्रेजेंट है? 60% मान लो, ठीक है,
और टोटल कितना है 100, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 60% है, टोटल 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया, 100 से 100 कैंसिल, टोटल 60% आ गया। क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ में आया सभी को? तो रिलेटिव तो सर आपने बोला था इंपॉर्टेंट है और यही आसान है। अरे भाई बहुत आसान है, यहां पर देखो ना, तो ये क्या बताता है, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है, एंड द मैक्सिमम अमाउंट दैट एयर कैन होल्ड, मैक्सिमम अमाउंट वो होल्ड कितना कर सकते, तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर यहां पर क्या लिखा है, अपॉन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन होल्ड इनटू 100, दैट्स इट। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेटेड टू मैक्सिमम ह्यूमिडिटी गिवन एट द टेम्परेचर, यहां गिवन एट द सेम टेम्परेचर। यहां पर यदि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को टेम्परेचर के कंसिडरेशन में बताने लग जाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब टेम्परेचर के कंसिडरेशन में कैसे, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। सुनो, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। क्यों, अरे भाई 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है तू, तो परसेंटेज ऑब्वियसली इसका परसेंटेज ही निकल रहा है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन विच गिवन एट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये सब आपको रटवा देते हैं, मैं रटवाऊंगा नहीं, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सारे के सारे मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सुनो भाई, ये है वाटर वेपर, ठीक है, ये एयर का पार्सल है। सुनना, ये है एयर का पार्सल या फिर एयर का पार्टिकल, ठीक है, ये एयर का पार्टिकल है। एयर का पार्टिकल कब है, ये एयर का पार्टिकल है ये 10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पर, मानो 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। अब इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये एयर का पार्टिकल है और इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो पता कितनी है, जो आपको पूरी जो ब्लू ब्लू दिख रही है ना, इतनी इसमें वाटर वेपर प्रेजेंट है, मतलब फिल है एकदम, ठीक है, समझ रहे हो, 100% एकदम फिल है। तो समझो, ये जो मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनना, ये जो नया मैंने बताया ना, ये एयर का पार्टिकल है और इसमें जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, जो ब्लू वाली आपको दिख रही है, वाटर वेपर है, ठीक है। अभी दोनों सेम है, जितना बड़ा एयर पार्टिकल है उतना ही बड़ा इसमें वाटर वेपर है। सुनना एकदम ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। अब आपने क्या करा, आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, ये कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो भाई वेपर तो उतनी ही रहेगी, ठीक है, वेपर तो उतनी ही रहेगी, समझ रहे हो। ये जो इसके अंदर जो है, ये जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये जो वेपर है, ठीक है, ये वेपर तो यहां पर भी उतनी रहेगी, ठीक है, वेपर सेम है, मगर जो इसका जो थ्रेशोल्ड है, इसका साइज बढ़ जाएगा ना। क्यों, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे यार, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। अरे कैसे वॉल्यूम बढ़ता है, आपका आइसक्रीम है फ्रिज में रखा हुआ है, ठीक है, आइसक्रीम फ्रिज में रखी हुई, आप बाहर निकाल के लाओ, मेल्ट हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ा। तो यहां पर ये जो एयर पार्टिकल है, ठीक है, एयर पार्टिकल है, इसका साइज बढ़ गया, ठीक है, मगर अभी जो वेपर है वो तो उतना का उतना ही है, ठीक है। आपने अब इसको और क्या करा, आपने 30 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया, भाई इसका साइज और बढ़ गया, समझ रहे हो, इसका साइज और बढ़ गया, मगर वेपर तो उतना का उतना ही है, वेपर में थोड़ी ना चेंज होगा, पार्टिकल का साइज बढ़ेगा ना, इसका साइज। तो अब आप एक बात मेरे को बताओ, जब 10 डिग्री सेल्सियस था तो कितना प्रेजेंट था, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट, आप क्या लिखते सर 100, और कितनी टोटल कैपेसिटी 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आता 100%, ये 100% आ गया। अब आप एक बात मेरे को बताओ, इसमें कितना प्रेजेंट है सर, 100 प्रेजेंट है, ठीक है, 100, और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, 100% है, और टोटल कैपेसिटी कितनी है आप मेरे को बताओ, टोटल कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं, अरे कैपेसिटी भाई, पार्टिकल बढ़ गया तो कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 200 हो गई, तो ये कितना हो गया भाई, कितना हो गया। अब ये कॉमन सेंस लगाओ, ये 1 और ये 2 और ये 50 हो गया, ये 50% हो गया यार। सर टेम्परेचर के बढ़ने से रिलेटिव वॉल्यूम कम हुआ, अब आपने इसको और बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल अभी कितना प्रेजेंट है वाटर वेपर, सर 100 प्रेजेंट है, मगर ये कितना बढ़ गया सर, ये 300 बढ़ गया, ये इसका साइज 300 हो गया, मतलब टोटल कैपेसिटी 300 की मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1 ये 3, और 3 डिवाइडेड 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 33 समथिंग, तो आप इसको मानकर चलो ऑन एन एवरेज 33%, ये और कम हो गया। तो भाई आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या कम हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो रही है, तो ये इसलिए बोला है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। समझ में आया, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आगे बढ़े, कितने फैक्टर्स हैं जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं, पहला है टेम्परेचर, ठीक है, पहला टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना, ठीक है, यहां पर मैं एकदम लिख दे रहा हूं, इन जनरल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। अभी मैंने बताया लैटिट्यूड के कैसे है सर, पोल वाले रीजन में, पोल वाले रीजन में क्या है, कॉमन सेंस लगाओ, पोल वाले रीजन में टेम्परेचर कम है। अब टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। इक्वेटोरियल रीजन में क्या है, ठीक है, आप डिफाइन करो ना, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पोल वाले रीजन में टेम्परेचर कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा, इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम। ऑल्टीट्यूड की यदि आप बात करोगे, ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑल्टीट्यूड मतलब कि भाई हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको बताया था ना, हाइट के बढ़ने से टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो बढ़ेगी ना, समझे। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अब सर यदि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बढ़ गया, अरे तो वाटर वेपर बढ़ रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहां पर बढ़ेगी। आप वो वाला गणित भी लगा सकते हो जो ऊपर बताया मैंने, उससे भी रिलेट कर सकते। बाकी कॉमन सेंस लगाओ यार, वाटर वेपर यदि खुद ही बढ़ गया, वाटर वेपर खुद ही बढ़ गया मतलब कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो कॉमन सी बात है उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो ये वाटर वेपर यदि बढ़ेगा, ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी के पास है तो वेपर ज्यादा है तो वो तब भी बढ़ेगा, ठीक है। वेजिटेशन के पास है तो वेपर ज्यादा है क्योंकि वेपर रिलीज करेंगे, ईवा ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तब भी बढ़ेगा। तो क्या ये सब चैलेंजिंग था, क्या ये चैलेंजिंग था? बिल्कुल भी नहीं था। अब देखो किस प्रकार से नोट डाउन करना है, सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से, ऐसे करके तीन होते हैं, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब एयर के पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, ठीक है। एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कंसिडर कर ही नहीं रहे, एक फिक्स टेम्परेचर, तो इसको बोलेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या मीटर क्यूब, ठीक है, कुछ भी बोल दो। यहां पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 kg ऑफ एयर, मतलब 1 kg मतलब हियर वी आर कंसिडरिंग मास, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, दैट इज इट इज ग्राम पर केजी। अब आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज में। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, एयर बिकम सैचुरेटेड आफ्टर दिस कंडेंसेशन स्टार्ट। अब समझो, जैसे ही हमारा यहां पर ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको ये वाला कंडीशन दिखा, ये 100% हुई, जैसे ही 100% हुई, क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ओर, ठीक है, और क्या वो ले सकता है, क्या और क्या होल्ड कर सकता है क्या वाटर वेपर? नहीं, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, जितना होल्ड करना था कर लिया। अब वो क्या करेगा, अब चालू हो जाएगा कंडेंसेशन। तो जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हुई, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, ये हुआ सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। और अब यहां से क्या चालू हो जाता है, कंडेंसेशन। क्लियर है? अब यहां पर क्या, कंडेंसेशन। क्वेश्चन क्या लिखा है, ह्यूमिडिटी वाला क्वेश्चन, क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार। चिंटू पूछ रहा है सर आप इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, क्या यूपीएससी एनडीए में इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं? नहीं नहीं चिंटू बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना उसकी स्क्रिप्ट पूछी जाती है, ठीक है। तो वो जो मोटिवेशनल वीडियो की स्क्रिप्ट है वो अच्छे से पढ़ के जाना, वो आएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन करता है यार, ये तो बच्चे लोग कर लेते हैं, हम टीचर जैसे लोग हम लोग करते हैं। आप लोग मत करो, आप सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखो, उसकी स्क्रिप्ट पूछी जाएगी। क्या है यार, चलो ठीक है। मोबाइल चार्जिंग में लगा है भाई, कितना हो गया, ठीक है चलो आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमिडिटी इज आर करेक्ट? ओके, ह्यूमिडिटी के रिगार्डिंग बताना है। इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड इन द गिवन टेम्परेचर, मतलब कितना प्रेजेंट है और मैक्सिमम वो कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको सर, इसको तो हम लोग सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इसको तो हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, मगर हमसे तो सिर्फ ह्यूमिडिटी का पूछ रहा है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, डिफेंस एस्पिरेंट तो है ना, ठीक है।
समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? अब चिंटू चिंटी इंसान तो है ना, फालतू बात कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर इंसान तो है ना, बातों से उनके नहीं लग रहा है कि वो इंसान है। समझ रहे हो? चलो, तो पहली स्टेटमेंट एकदम सही है। व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई मोर वाटर इवेपोरेट फ्रॉम स्किन। अबे ये क्या बात कर रहा है यार भाई, एक बात बता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फुलफिल हो गई, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, मतलब कि इट कांट, ठीक है, इट कांट टेक एनी मोर वेपर, ठीक है, कैपेसिटी फुल है भाई, ठीक है, कैपेसिटी फुल है, ठीक है, कैपेसिटी फुल, ये बोलेगा नो मोर वेपर, ठीक है, नो मोर वेपर आई कैन टेक, पार्टिकल बोलेगा, वो यही बोलेगा ना, और वेपर भाई मैं नहीं ले सकता हूं, मेरी कैपेसिटी फुल हो गई है। तो भाई आपकी बॉडी का जो वेपर, जो आपकी बॉडी का स्वेट है, वो कैसे इवेपोरेट होगा? समझ पा रहे हो? जब उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही फुलफिल है तो वो तो मना कर देगा ना। यदि 100% है तो वो तो मना कर देगा, यदि वो कम होती तो वो आपकी बॉडी का स्वेट उसके अंदर लेकर जाता, और जब वो उसके अंदर लेकर जाता बाद में वो इवेपोरेट कर देता। तो ये गलत है, एकदम रियलिटी बेस्ड आपको आंसर करके बता रहा हूं मैं। आप चाहो तो गूगल कर लो, यही निकलेगा, बस भाषा थोड़ी फॉर्मल हो जाएगी। हायर द एयर टेम्परेचर लोअर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी चीख चीख कर मैंने बताया भाई, टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो थर्ड वाली सही है, तो 1 and 3 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। आगे बढ़े, बिल्कुल। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद लैटिट्यूड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद लैटिट्यूड। भाई एक बात बताओ, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ये लैटिट्यूड से एसोसिएटेड है कि नहीं यार? हाई लैटिट्यूड लो टेम्परेचर, लो लैटिट्यूड हाई टेम्परेचर, मतलब कि जैसे ये यदि मैं पृथ्वी बनाऊं तो ऊपर तो क्या है, पोलर रीजन है, यहां पर बीच में क्या है, इक्वेटर है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो यार लैटिट्यूड की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। अब टेम्परेचर में चेंज आएगा तो पक्की बात है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में ऑफ कोर्स ही बात है चेंज आएगा। सो द एबिलिटी टू कीप द मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में मॉइस्चर को रखने की जो कैपेसिटी वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, बिल्कुल, ठीक है, यही मैंने आपको रीजन बताया ना, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आईएएस प्रीलिम्स 2006 में क्वेश्चन आया था, एंड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में। समझे? तुम सोच रहे होगे मैं गाना गाऊंगा, यही सोच रहे हो ना? कौन सा गाऊं बताओ, जल्दी बताओ, गाने का नाम बता दो आप। हुक्का बार, फेबिकॉल से चिकनी चमेली, आप बताओ ना, मैं यही सब करने आता हूं ना यहाँ, यही सब तो मेरा काम है, बस आऊं गाना गाऊं, आप मजे करो जाओ साला, ठीक है। आगे बढ़े, कंडेंसेशन पढ़े, बिल्कुल, ठीक है, चलें आगे। बाकी ये, ठीक है, 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो बढ़िया तरीके से, ठीक है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, खासकर ये वाले जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। बाकी ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम ध्यान से कर लेना, ठीक है। मैं क्या ही बोलूं यार आगे, चलो आगे बढ़े, ठीक है। रोस्ट करने का मन था मेरे को आपको, बाकी छोड़ो। हु समय रहना कैरी मिनाटी। यदि टीचर ही इतना खड़ूस हो तो फिर इन लोग की क्या जरूरत। मैं कहने वाला था कि ये देख लेना 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहां पर तुम्हारे सिलेक्शन ने तुमको गुड बाय बोला था।
भाई तो किसी और ने भी बोला था तुमको। सर पर्सनल नहीं होना है सर। अरे यही तो मोटिवेशन है पगले, दिस इज द मोटिवेशन। आगे बढ़े। कंडेंसेशन क्या? अरे कंडेंसेशन का मतलब पता क्या है भाई? देख, वेपर है, भाप निकल रही है, भाप। ठीक है, ठीक है। ये इसका वॉट, अरे ये सब छोड़ तू, मैं बता रहा हूं तेरे को क्या होता है, सुन। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है। मेल्टिंग मतलब फ्यूजन, इसको बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। सुनो सुनो, ध्यान से समझो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, सॉलिड है, ठीक है। दोबारा लिखता हूं जरा। सर ये बार बार क्या लिखना लिखना कर रहे हो आप? एक बार में लिखो ना जो भी लिखना है, ठीक है। सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, ठीक है, मतलब कि सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होना, ठीक है। मेल्ट तो आप भी हुए थे। इसको क्या बोलते? फ्यूजन, इसको बोलते फ्यूजन। लिक्विड का गैस में चेंज होना, तो गैस क्या है? वेपर है, वेपर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और गैस का लिक्विड में चेंज होना, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, दैट्स इट। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन की प्रोसेस पता कैसे होती है? बताऊं कैसे होती है मेरी जान? अभी जैसे ही 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई, जैसे ही 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई, भाई एयर पार्टिकल ने बोल दिया अब मेरे से नहीं होने वाला है, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं आ गया अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे, अब मैं होऊंगा कंडेंस, ठीक है, अब मेरा समय आ गया है, अब मैं बनूंगा बादल, क्लाउड में चेंज होऊंगा। सो टेम्परेचर बहुत कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ। तो टेम्परेचर के कम होने से क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी बड़ी बड़ी बड़ी। तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ अराउंड डस्ट पार्टिकल, मतलब एक डस्ट पार्टिकल है भाई, ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। इस डस्ट पार्टिकल को पता क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, अभी बताया था। इसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। तो अब ये है डस्ट पार्टिकल, ठीक है, ये है, ये डस्ट पार्टिकल मैं बोल दे रहा हूं, ये डस्ट पार्टिकल है। इस डस्ट पार्टिकल के अराउंड सैचुरेटेड पॉइंट के बाद क्या होता है? वेपर क्या होने लगती है? कंडेंस होने लगती है। ऐसा ऐसा करके कंडेंस हुई, ऐसा ऐसा करके कंडेंस हुई। जब इसने बना लिया क्लाउड, इसको बोल दिया हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, समझे? तो टाइनी डस्ट पार्टिकल इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, दैट्स इट। अब पता है कंडेंसेशन काय के ऊपर डिपेंड करता है? भाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना कम टेम्परेचर उतना ज्यादा कंडेंसेशन। सर ये पता कैसे चला? एक बात बता, ठीक है। सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड बना। आग दोगे तभी तो मेल्ट होगा, बर्फ में आग दोगे तभी तो लिक्विड बनेगा। तूने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस बन गया, ठीक। अब लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा था, गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना, तो टेम्परेचर कम कर दिया। तो दैट इज व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और दूसरी बात, टेम्परेचर कम करोगे तभी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी उसके बाद ही तो कंडेंसेशन चालू होगा। अब कोई बोल दे समझ में नहीं आया, हर बात का रीजन है यहाँ पर। फिजिकल ज्योग्राफी इज नॉट बोरिंग एनीमोर, समझ में आया? दूसरा आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये देखो, कंडेंसेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। कंडेंसेशन जो है ना, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, जितने जल्दी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी उतने जल्दी कंडेंसेशन होगा। जब एयर में जो व्हेन द एयर कंटेन्स मॉइस्चर, जिसमें मॉइस्चर होता है, उसकी फुल कैपेसिटी पर मॉइस्चर होता है ना, तो एयर को सैचुरेटेड कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि एयर एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर इट कैन नॉट होल्ड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इसके बाद वो और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है। तो यहां पर जो टेम्परेचर है ना, एट दिस सैचुरेशन पॉइंट, इसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। अब कंडेंसेशन क्या क्या करता है? कंडेंसेशन ड्यूज करता है, फ्रॉस्ट करता है, फॉग करता है, मिस्ट करता है। इसमें अंतर क्या है? सुनो मैं अंतर बता रहा हूं। ड्यूज पता क्या होता है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ हेयर नहीं भाई, एयर, ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर फॉल्स इन द विंटर, ठीक है, गर्मी के समय, ठंड के समय पर क्या होता है? जब तापमान ना कम हो जाता है, ठीक है, तो जो एयर रहती है ना, वो क्या होने लगती है? इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है, समझ में आया? मतलब कि जब टेम्परेचर के कम होने से, सर्दी वाले समय में जब टेम्परेचर कम होता है, जो मॉइस्चर है वो कहां पर बैठ जाती है? वो सेटल डाउन कहां पर हो जाती है? वो हो जाती है पत्तियों पर, ठीक है, तो वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो भाप है वो कहां पर सेटल डाउन हो गई? प्लांट्स और ट्रीज में, तो वेपर में चेंज हो गई, ठीक। फ्रॉस्ट की यदि अपन बात करेंगे तो टेम्परेचर के बहुत कम होने से, ठीक है, टेम्परेचर भाई देखो, आप सभी को पता है ये गैस लिक्विड में
चेंज क्यों हो रही थी? क्योंकि टेम्परेचर कम करा। भाई तुमने इतना टेम्परेचर चेंज कर दिया कि सीधा सॉलिड में हो गई। तो वाटर वेपर गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, इट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। इसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है, ठंडा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री का तापमान 0 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, जो भी पॉइंट है फ्रीजिंग पॉइंट से आपने और कम टेम्परेचर कर दिया तो वो सॉलिड बनेगा। इसलिए बोला ड्यू पॉइंट मस्ट बी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर ड्यू पॉइंट मस्ट बी बिलो, और यहां पर जो ड्यू पॉइंट है इट मस्ट बी अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यार वो सॉलिड नहीं बन रहा है, वो लिक्विड में है। यहां पर अपन क्या बोलेंगे? फ्रोजन ड्यू इज कॉल्ड फ्रॉस्ट। फ्रोजन ड्यू को फ्रॉस्ट बोलते हैं। मतलब समझे हो? फ्रोजन ड्यू मतलब ये ड्यू, मतलब ड्यूज का मतलब क्या है? पत्तियों के ऊपर पानी जम जाना। अब उसी को आप फ्रोजन कर दो तो ये क्या बन जाएगा? फ्रॉस्ट बन जाएगा। क्लियर है? अब कंडेंसेशन क्या करता है? कंडेंसेशन अभी तो अपन ने ऊपर पढ़ा, यहां पर ये दोनों चीज करता है भाई, ड्यूज और फ्रॉस्ट। फॉग और मिस्ट भी करता है। फॉग पता क्या होता है बच्चे? जो बादल आसमान पर बनते हैं वो यदि जमीन पर बन जाए तो उसको फॉग बोलते हैं। ठीक है? फॉग कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वाटर माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट विच आर केप्ट इन सस्पेंशन इन द एयर नियर द सरफेस। सरफेस के ऊपर डस्ट पार्टिकल हैं बहुत सारे, ठीक है, बादल बन रहे हैं, तो आप समझो वो सस्पेंशन क्रिएट करेगा। केमिस्ट्री से रिलेट करो, सस्पेंशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है? और मिस्ट की बात करेंगे तो बस एक सिंगल डिफरेंस है भाई। ठीक है? क्या कि मिस्ट, ठीक है, कि मिस्ट हैज लो डेंसिटी, मतलब मिस्ट कम डेंसिटी वाला होता है, लंबे लो ड्यूरेशन के लिए होता है और विजिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। फॉग खतरनाक है एज कंपेयर टू मिस्ट। फॉग में हाई डेंसिटी होती है, बहुत घना होता है और ज्यादा समय के लिए होता है और इसकी विजिबिलिटी कम रहती है। ठीक है? तो कंडेंसेशन से ड्यूज भी हो रहा है, फ्रॉस्ट भी हो रहा है, फॉग भी हो रहा है, मिस्ट भी हो रहा है, और कंडेंसेशन से क्लाउड भी बनता है। अभी मैंने बताया है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड जब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो इससे क्या हो जाता है? क्लाउड बन जाता है। और यही क्लाउड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीट बजट में। ठीक है? तो आप इस प्रकार से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हो, यहीं से नोट्स कॉपी होते हैं। ठीक है? तो आप भी अपनी बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना है सारी चीज। यार चलो ठीक है, चलो सही है यार। ये साइक्लोन वाला क्वेश्चन भी आपने देखा होगा यार, क्या बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है यार, तुम लोग को एक बात बताऊं, मैं सही बताऊं ईमानदारी से, एकदम सही बात बता रहा हूं एकदम। ठीक है? यूपीएससी इतना लॉयल है ना कि हर बार सेम सवाल पूछता है इधर। ठीक है? ये वाले टॉपिक से हर बार सेम सवाल पूछता है, मगर तुम हर बार उसको चीट कर जाते हो। तुम किसका बदला यूपीएससी से लेते हो यार? चीट तुम्हें किसी और ने करा है, तुम बदला यूपीएससी से ले रहे हो। अरे भाई वो हर बार सेम सवाल पूछ रहा है, हर बार सेम सवाल पूछ रहा है, तो कम से कम पढ़ के जाओ यार, उसको तो चीट मत करो, तुम बदला किसी और से लेना। क्या है यार? ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन? सर ड्यूज है, फ्रॉस्ट है, फॉग है, स्लीट नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ, सर इवेपोरेशन से ह्यूमिडिटी होती है, ट्रांसपिरेशन से ह्यूमिडिटी होती है। तो सर इसके क्या दो आंसर रहेंगे क्या? दो आंसर रहेंगे क्या? कॉमन सेंस से लगा भाई। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, इससे आती है ना मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से आप ए और बी में कंफ्यूज होते रह जाओगे, और समझदार व्यक्ति ए और बी को एलिमिनेट करके ऑप्शन डी लगा कर ले जाएगा। समझ पा रहे हो? और कोई ले जाएगा। ठीक है? सवाल की बात कर रहा हूं मैं, समझो आप, जरा गलत जगह मत लेकर जाओ। ठीक? तो यदि आप ए और बी में स्टक हुए ना तो कोई और ऑप्शन डी को लेकर चला जाएगा। तो आप ऑप्शन डी को समझो, मेरे सेशन को ध्यान से समझो। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर में यार मॉइस्चर आएगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और क्या। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, है ना? अभी आपको और भी बताया था मैंने, बाकी मेनली तो यार हाइग्रोमीटर है। ठीक है? हाइड्रोमीटर डेंसिटी, बैरोमीटर आपको बता ही दिया है मैंने, प्रेशर, थर्मोमीटर, टेम्परेचर। ठीक है? द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ रीजन इज लो। ठीक है भाई? किसी जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है? यहां पर देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? लो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि लो है
इसका मतलब क्या है, एक चीज ज्यादा होगी जिसका नाम है टेम्परेचर, जिसका नाम है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आर हाई, दैट्स इट। ठीक है। अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड अपॉन, बारिश पता किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, ह्यूमिडिटी। मेन फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। एयर प्रेशर भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, वाटर साइकिल भाई, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ह्यूमिडिटी। ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर आपने तो पहले ह्यूमिडिटी पढ़ा है तो इसका आंसर ह्यूमिडिटी होगा। सालों, अब मैं क्या बोलूं यार, कई बार तुम लोग ना जाहिलियत की हद पार कर देते हो, सही बता रहा हूं। छोटे छोटे सवाल तुम लोगों से नहीं बनते हैं, तो जरा समझा करो यार। ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा शब्दों को एकदम, शब्दों के ऊपर गौर फरमाया करो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या व्यक्त करना चाह रहा हूं, मेरे विचारों को समझा करो। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू आइस, ये घटिया क्वेश्चन बेटा। यदि ये घटिया सवाल यदि आपसे नहीं बनाना, तो उस दिन मेरे को बोल रहे थे ना कि जैसे उस दिन मैंने बोला था कि चौराहे पर खड़ा करके मेरे को जिंदा जला दो, मैं तुमको नहीं जलाया तो फिर बोलना। ठीक है भाई, एक बात बता, वाटर वेपर इनटू आइस, आइस क्या है सर? आइस है सॉलिड, और वाटर वेपर क्या है? वेपर क्या है सर? वेपर तो गैस है। ठीक है। वाटर वेपर इनटू आइस, तो गैस से सॉलिड बनना सर, ये तो रिवर्स सब्लिमेशन है सर, इसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर तो डिपोजिशन है ही नहीं सर, ये डिपोजिशन हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ये तो है नहीं, रिवर्स सब्लिमेशन। ठीक है। तो लगा दो सब्लिमेशन, रिलेटेबल वही है, और क्या, यही करना पड़ेगा, और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी अपन ने करा था, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, द रेन फेड एंड रेन शेडो एरिया, इसको जरा बड़ा करने दो यार। ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई? द रेन फेड एंड रेन शेडो एरिया आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है। ठीक है। तो यार क्या है, जैसे ये यहां पर आपको क्या माउंटेन दिख रहा है, ठीक है, यहां पर आपको पहाड़ दिख रहा है, इसके एक तरफ बारिश होगी, ठीक है, इसके एक तरफ बारिश होगी और इसके दूसरी तरफ बारिश नहीं होगी। समझ पा रहे हो? एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है। तो कभी भी ये जो वर्ड आए ना माउंटेन, ठीक है, तो ये माउंटेन से एक वर्ड रिलेट करना, औरो, ओ आर ओ, ओरियो नहीं, औरो। ठीक है। समझ रहे हो? कभी भी वर्ड आए ना माउंटेन, तो इससे रिलेट करना औरो, ओरियो नहीं तो कुत्तों को बिस्किट जल्दी याद आता है। आपको कुत्ता नहीं बोला है, ठीक है, आपको कुत्ता नहीं बोला है, तुम खुद पे क्यों ले लेते हो यार? मैं तो आपको बोली नहीं कुत्ता। ठीक है। ओरियो, और वो भी ओरियो, अब तुम ओरियो खाओगे क्या भाई? ओरियो मेरे को नसीब नहीं होता, मैं खुद पार्ले जी में सेटिस्फाइड हूं, आपको ओरियो खिलाऊंगा। अब यहां पर देखो, ओरोग्राफिक, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और कन्वेक्शनल रेनफॉल सर, जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोन के बाद जो रेनफॉल होती है सर, उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन सर, ओरोग्राफिक दिख रहा है, यहीं कहीं पर भी आप देखो माउंटेन एसोसिएटेड विद डिप्रेशन नहीं, एयर ऑन बीइंग हीटेड नहीं, when warm ocean air mass passes over cold, ये भी नहीं, when a saturated air mass is forced to rise by mountain, बिल्कुल भाई, एयर मास जब माउंटेन के ऊपर चढ़ेगा तो एक ही तरफ बारिश करवाएगा ना, तो बी का 4 देखना जरा, बी का 4 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो अब ए का 2, ए का 2 मतलब कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल मतलब एयर ऑन बीइंग हीटेड, वाटर साइकिल में जो आप पढ़ते हो ना, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। हवा है, हीट करके ऊपर जाएगी, समझ रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा, हीट हुई, इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गई, बादल बने, बारिश हुई। फिर साइक्लोनिक, सी का 1 एसोसिएटेड विद डिप्रेशन, बॉर्डर क्या क्या आ गया, डी का 3 व्हेन वार्म ओशनिक एयर मास, अरे एक मिनट, हाँ डी का 3। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रेसिपिटेशन, ये है भाई बारिश। ठीक है। बारिश क्या बढ़िया चीज है यार, ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है। लेट मी हैव सम वाटर, जस्ट अ सिप्स ऑफ वाटर। चलो आगे। आगे बढ़े। ओके, देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है। प्रेसिपिटेशन मतलब देखो, when the resistance of air fails to hold condensed particle,
अरे सर ये क्या बोल दिया भाई, ये एयर पार्टिकल है, समझ मेरी बात, ये एयर का पार्टिकल है। हाँ जी सर एयर का पार्टिकल है, मेरी जान इसमें भर दे तू मॉइस्चर, ठीक है। ये क्या भर दिया तूने, मॉइस्चर, ठीक है। ये है वेपर, ठीक है, इसमें भर दिया वेपर, समझ पा रहे हो? सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ठीक है। ये वेपर, ठीक है, जब ये एयर पार्टिकल इस वेपर का बोझ और नहीं उठा पाएगा ना, समझना मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बड़ा करके बता रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट, काफी बढ़िया एग्जाम्पल देकर काफी बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, बड़ा कर, ध्यान से समझो, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है एयर पार्टिकल, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एयर पार्टिकल, ठीक है। इस एयर पार्टिकल के अंदर आप क्या भर दो, इस एयर पार्टिकल, सर ऊपर ही सही लिखा था, वाइट वाइट दिख भी रहा था, ठीक है। ये एयर पार्टिकल है और ये है वेपर, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जब ये, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, जब ये एयर पार्टिकल, ठीक है, सुना, जब ये वेपर हद पार कर देगा ना, तो ये एयर पार्टिकल, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब एयर पार्टिकल ना इसका बोझ उठाना बंद कर देगा, ठीक है, बोझ उठाना बंद कर देगा। तो अब ये क्या करेगा, इस वेपर को लिक्विड में चेंज करके भाई नीचे गिरा देगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? समझ पा रहे हो? अरे भाई अब यार तुम समझते नहीं हो यार, अब रियल लाइफ से ही रिलेट करके बताऊं क्या? भाई वेपर है तू, ठीक है चिंटू भाई, वेपर है तू, ठीक है। अब तू लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, ठीक है। अब एयर पार्टिकल कोई है सहेली, अब तू उसके लिए कब तक बोझ बनेगा? जब हद हो जाएगी ना, तू पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो वो उठाकर तेरे को फेंक देगी, रिमूव कर देगी। उसी तरीके से जब एयर पार्टिकल में वेपर एक हद पार कर देती ना, 100% फिल्ड हो जाती, उसके बाद वो वेपर गिरने लगती इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब समझ में नहीं आया तो फिर बोल देना, ठीक है। तो बताना जरा कमेंट सेक्शन में, एकदम खतरनाक तरीके से, आज क्या पता मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, रोस्ट हो रहे हो, ठीक है। ठीक है। सर जी रिंकी बोल रही है कि मैं एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रही हूं। तो रिंकी बेटा आपको एग्जाम कब से सीरियसली लेने लगा? एग्जाम भी आपको सीरियसली नहीं ले रहा है, समझ रहे हो? एग्जाम कौन सा आपको सीरियसली ले रहा है? एग्जाम सिर्फ उन्हीं को सीरियसली लेता है जो एक्चुअली में उसको समय देता है। तो समय दो, एग्जाम को तैयारी करो। तो व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ठीक है भाई, उसका रेजिस्टेंस ओवर हो गया, जो कंडेंस्ड पार्टिकल है वो और होल्ड नहीं कर सकता अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस के ऊपर गिर जाएगा। अब प्रेसिपिटेशन अलग अलग प्रकार का होता है, एक रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल जो कि कंपोनेंट है वाटर साइकिल का, बारिश जो होती है ना, इसको मेजर करा जाता है रेन गेज से। कुछ लोग गॉज पढ़ते हैं, रेन गॉज, ठीक है, रेन गेज है भाई वो, रेन गेज ना कि रेन गॉज, ठीक है। फिर आता है स्नोफॉल। स्नोफॉल का मतलब पता है क्या है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हुआ, ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन फ्लेक्स के फॉर्म में होती है। फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लेक्स का मतलब होता है स्नो। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जो यहां पर फ्लेक्स लिखा है ना, जो फ्लेक्स यहां पर लिखा है, फ्लेक्स का मतलब स्नो होता है। वो तुम धुआं धुआं उधर ही मत रिलेट कर लिया करो। ठीक है। अब आता है स्लीट, ठीक है। स्लीट क्या होता है भाई? स्लीट होता है कि आइस और वाटर मिक्स होकर जब गिरता है ना, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन, इसको फ्रोजन प्रेसिपिटेशन का। फिर आता है हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म वो लेंचो, याद है? लेंचो, लेंचो याद है कि नहीं प्रियांशु भाई? इनको नहीं था, इनको नहीं था, इनके बाद वाले बैच को आया लेंचो, ठीक है। लेटर लिखा था भाई लेंचो ने, समझ? सबसे द मोस्ट, लेंचो जो था ना भाई, सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, जिसने भगवान को खत लिखा था और मांगा भी क्या? पैसे। पैसे मांगे भाई, भरोसा, देख रहे हो आप? रूह कांप जाती थी भाई, लेंचो जब आता था ना, पुलिस वाले तक डर जाते थे। बॉल ऑफ आइस, ठीक है, हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स पूरी डैमेज कर दी थी। विरगा भाई, ये विरगा पता क्या है? मैं तुमको बता रहा हूं, ये एकदम मजाक है, तुम बोलोगे ये क्या चीज है। अरे भाई ये अर्थ, मानकर चल ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड प्रेजेंट है और ये बारिश करवा रहे हैं। अर्थ के सरफेस पर पहुंचने से पहले ये इवेपोरेट हो गए, इसको बोलेंगे विरगा, समझे? तो ये वहीं पर लिखा है, रेनफॉल इवेपोरेट्स बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस, कॉल्ड विरगा। क्वेश्चन करें,
स्नो स्लीट हेल्स आर फॉर्म ऑफ, ये काई के फॉर्म है स्नो स्लीट हेल, सर ये तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट्स करेक्ट। अब आखिरी टॉपिक आता है बादल, क्लाउड्स, ठीक है, आखिरी टॉपिक आता है क्लाउड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के क्लाउड होते हैं, क्लाउड कैसे बनते हैं मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा होता है जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स अगो मैंने आप सभी को बता दिया। अब यहां पर प्रकार देखना है, ठीक है। तो एक मिनट, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आप सभी को दिख रहे होंगे अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? देखो, पेपर अच्छे नंबर से क्लियर करना है ना, तो पढ़ लो यार, अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लो, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब अभी आपने थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज लिया, पानी वगैरह में पी रहा था, आपने ये सारे टॉपिक देखे, फट गई होगी भाई टॉपिक देखकर, ठीक है, डर लग गया होगा, ठीक है, कैसे करें क्या नहीं करें, ये सब छोड़ भाई, जो मैं बता रहा हूं वो पढ़, ठीक है। दो चीज याद रख बस, एक स्टेटस और एक क्यूमुलस, ठीक है, स्टेटस और क्यूमुलस। स्टेटस मतलब स्टेटा, मतलब लेयर, ठीक है। क्यूमुलस मतलब ऐसे 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 याद कर लो, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टेटस कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, ठीक है, और क्यूमुलस मतलब आप सुनो, क्यूमुलस CU ऐसे O मतलब कॉटन, ठीक है। तो ये कॉटन वूल की तरह दिखता है, और जैसे मैंने ऐसे ऐसे करा ना, तो ये क्या, ये अलग अलग पैचेस में, ठीक है, ये हमेशा अलग अलग पैचेस में मौजूद होगा। तो याद रखना, स्टेटस कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स, और लेयर्स हमेशा कैसी होती है, लेयर्स हमेशा होती है हॉरिजॉन्टल, याद रखना, लेयर्स हमेशा कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो स्टेटस है इट इज गोना बी हॉरिजॉन्टल। अब मेरी बात सुनो, स्टेटस क्लाउड रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिजलिंग, विंटर सीजन में बनते हैं, और डेंस होते हैं, फॉग लाइक क्लाउड होते हैं। क्यूमुलस हमेशा पैचेस में मिलेंगे, इनका फ्लैट बेस होता है, डोम शेप, ऐसा और ऐसा, समझे? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला सिरस, कभी भी मैं सिरस बोलूंगा ना, तो सिरस से याद करना सिर के ऊपर, ठीक है, सिरस मतलब सिर के ऊपर, ठीक है। अब तुमने बोला कार लेते हैं भाई, ठीक है, कार लेते हैं, ठीक है, कार, अब तुमको तुम्हारा विचार क्या बना भाई, नैनो लेते हैं, ठीक है, नैनो। अब बोला यार नैनो मतलब बीच का कर ले, ठीक है, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, ऑल्टो लेते हैं, तो ऑल्टो बीच में, ठीक है, और स्टेटस तो लेयर सबसे नीचे। तो सुनना, सिरस सिर के ऊपर मतलब सबसे ऊपर हाई क्लाउड, सबसे ऊपर जो क्लाउड रहता है वो हाई क्लाउड। ऑल्टो मतलब ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, मीडियम वाला, ठीक है। स्टेटस मतलब नीचे, सबसे नीचे वाले स्टेटस। अब इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, इसका भी क्यूमुलस, इसका भी स्टेटस, इसका भी क्यूमुलस, इसका भी स्टेटस, इसका भी क्यूमुलस। तो सिरस क्यूमुलस है तो क्यूमुलो सिरस बोल दो, या सिरस क्यूमुलस, या सिरस स्टेटस, स्टेटो से ऑल्टो क्यूमुलस, ठीक है, ऑल्टो स्टेटस, ठीक है, स्टेटस क्यूमुलस स्टेट। अब इतने तो सारे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहले तो ये आपने डिवीजन हाइट का पढ़ लिया, अब आगे क्या पढ़ना है मैं बताता हूं। अब पढ़ो सिरस क्या होता है, ठीक है। सिरस मतलब एकदम हाइटेड, हाई ऑल्टीट्यूड, थिन होते हैं, डिटैच रहते हैं, सिल्की और फेदरी अपीयरेंस रहता है इनका, सफेद कलर के रहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पर एकदम ब्यूटीफुल कलर यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, सिरस क्यूमुलस और सिरस स्टेटस, बस ये पढ़ लो। ये व्हाइट सिरस क्यूमुलस व्हाइट कलर का रहता है, फ्लेक्स के फॉर्म में रहता है, और ये सैंड रिपल्स बनाता है। सैंड रिपल्स आपको यहां पर दिख रहे हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, ये याद कर लो। सिरस स्टेटस जो है ये थिन शीट, ठीक है, और ये साइक्लोन के पहले आता है, और ये हेलोस बनाता है। हेलोस मतलब एक सर्कुलर स्ट्रक्चर रहता है, उस प्रकार से ये हेलोस बनाता है। कुछ अलग है इसलिए यहां पर लिखा है, बाकी जो अनइंपॉर्टेंट है वो मैंने हटाई दी है। अब आता है ऑल्टो स्टेटस, और ऑल्टो लिखा है और स्टेटस लिखा है, ग्रे और ब्लू कलर का है। जब ये क्लाउड बनता है ना, तो ये क्या करता है, सन और मून को ऑब्सक्योर कर देता है, मतलब छिपा देता है। तो ये भी याद रखना, ऑल्टो स्टेटस। अब इतना पढ़ लिया ना, दो क्लाउड सबसे 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 ज्यादा जरूरी। कहीं पर भी आपको निम्बस दिखे, कहीं पर भी आपको निम्बस दिखे, समझ जाना लाइट प्रेसिपिटेशन। तो दो क्लाउड हैं, एक है निम्बो स्टेटस, ठीक है, और एक क्या है, क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। इसका मतलब है बारिश, ठीक है, ठीक है, बारिश,
ये क्या करवाता है? बारिश करवाता है। और क्यूमुलोनिम्बस क्या करवाता है? खतरनाक बारिश। समझे? खतरनाक बारिश क्यूमुलोनिम्बस करवाता है। तो फर्क समझो मेरी बात का, ठीक है? एक बारिश और एक खतरनाक बारिश करवा रहा है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है? अब अपन क्वेश्चन करें। क्लाउड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड देयर फॉर्म, ठीक है? क्लाउड्स, ठीक है, काई के इनको क्लासिफाई करा है ऑल्टीट्यूड और ऑल्टीट्यूड्स के फॉर्म में, हाइट के फॉर्म में, बिल्कुल करा है। स्टेटस, सिरस, ठीक है, सिरस, स्टेटस और सिरस, एक ऑल्टो और एक स्टेटस, बिल्कुल करा है। अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड दे आर क्लासिफाइड एज हाई, मिडिल, लो, बिल्कुल सही है। स्टेटस, निम्बो स्टेटस, स्टेटोक्यूमुलस आर हाई क्लाउड। अरे भाई स्टेटस कब से हाई क्लाउड होने लगा? गलत है ये, 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Which of the following types of cloud is characterized by continuous precipitation? मतलब कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, खतरनाक बारिश नहीं है, कंटिन्यूस। तो यहां पर क्या है? निम्बो स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following cloud is rain bearing cloud? जिससे बारिश हो रही है, तो निम्बस लगा दो, निम्बस, मैंने बताया था निम्बस, ठीक है? यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है? थोड़ा यहां पर ध्यान से सुनो। सिरस, ठीक है, सिरस मतलब, ठीक है, सिरस, और एक आया स्टेटस, ठीक है? स्टेटस और आप क्यूमुलस देखो, अपन ने कंपेयर काय को करा था? एक करा था स्टेटस को और क्यूमुलस से। स्टेटस से क्या देखा था? हॉरिजॉन्टल, और क्यूमुलस कैसे? खड़ा, मतलब वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कहां पर है? बी का 4, और क्यूमुलस मतलब वर्टिकल। तो देखना बी का 4 कहां पर है? इसमें भी है। मगर देखना डी का 3 कहां पर है? डी का 3 इसमें, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। खत्म। निम्बस का बोल देगा ये रेन गिविंग, सिरस का बोल देगा फेदरी अपीयरेंस, खेल खत्म, ठीक है? समझे? आगे बढ़े, चलो। हाईएस्ट क्लाउड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई? सिर के ऊपर सिरस। हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड मतलब कहीं पर भी सिरस देखा तो सिरस लगा दो, ठीक है? निम्बस का मतलब क्या है? निम्बस का मतलब रेन इमिनेंट। खत्म, सेशन खत्म भाई, बस इतना ही था, ठीक है? कितने घंटे का सेशन हो गया मेरे को जरा देखने देना। 1 घंटे 2 मिनट, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने सोचा था आधे घंटे का सेशन होगा, मगर कोई बात नहीं, ठीक है? बढ़िया यार, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवा दिए, ठीक है? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कि सेशन एंड करते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सेशन लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी क्लाइमेटोलॉजी की जर्नी, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जय हिंद।